नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रामनगरी अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो गई और 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव में इस बार 9 लाख दीप जलाए जाएंगे और इनमें 7,51,000 दीप राम की पैड़ी पर और 1.5 लाख दीप अयोध्या के रामलला के प्रांगण समेत प्राचीन मठ, मंदिर और कुंडों पर जलाए जाएंगे। और वहीं दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और योगी आदित्यनाथ ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन भी किए और इस दीपोत्सव में 11 झांकी आकर्षण का केंद्र है। और वहीं आपको बता दें कि दीपोत्सव की पारंपरिक शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकलेगी जो राम कथा पार्क तक जाएगी और भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर 11 वाहनों पर सवार होकर शहर भ्रमण के लिए झांकियां निकलेंगी। और वहीं आपको बता दें कि रामेश्वर सेतु, पुष्प विमान, केवट प्रसंग, राम दरबार, शबरी राम मिलाप, लंका दहन की झांकियां दीपोत्सव में निकलेंगी और दीपोत्सव में दीप जलाने के लिए 12,000 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है और एक वॉलंटियर को 65 दीपक जलाने का जिम्मा दिया गया और इसके साथ ही राम की पैड़ी पर लेजर शो प्रोजेक्ट की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं और यहाँ मेहमानों के बैठने के लिए मंच भी लगाया गया। और वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार साल 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव समारोह आयोजित कर रही है और शुरुआत उद्घाटन वर्ष में 51,000 मिट्टी के दियों से और 2019 में 4,10,000 दियों और 2020 में 6,06,000 दियों से हुई है। और वहीं कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी को घेरा। और वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने आज गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली करी और रामगढ़ ताल स्थित चंपा देवी पार्क में हुई प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का विश्वास भी दिलाया और साथ ही प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में जोश भरना भी था और इस रैली में कांग्रेस के समर्थन में लाखों की भीड़ भी देखी गई और दोपहर में प्रियंका गांधी की इस रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी जुटे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पीएल पुनिया, सुप्रिया सिंह, श्रीनेत समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता गोरखपुर पहुंचे। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि 2022 के चुनाव को देखते हुए ऐतिहासिक दिन है और उन्होंने कहा कि यह बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी विकास के काम दिखाई दे रहे वो कांग्रेस की सरकार में किए गए। और लल्लू ने कहा कि रैली में लाखों की भीड़ जुटने वाली है और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित ये रैली काफी सफल हुई। वहीं लल्लू ने दावा किया कि बीजेपी 30 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने 23 अक्टूबर से प्रदेश भर में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली है और प्रतिज्ञा यात्रा 1 नवंबर तक चलेगी। और वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के रण में ताल ठोक रही राष्ट्रीय लोकदल ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी, महिलाओं को आरक्षण जैसे कई वादे किए गए और घोषणा पत्र के मुताबिक रालोद की सरकार बनने पर 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी और भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा और इसके अलावा केंद्र सरकार के तर्ज पर किसानों को 6,000 रुपये सालाना, आलू गन्ना का 1.5 गुना दाम देने का भी वादा किया गया और साथ ही शहीदों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए और कोरोना से जान गंवाने वालों को परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया गया है। अब वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला और राकेश ने कहा कि किसानों के दरवाजे सरकार ने बंद कर रखे और जनता के दरवाजे भी सरकार ने बंद कर रखे और हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि दिवाली यहीं मनेगी और यहीं दिए भी जलाएंगे और राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के दरवाजे सरकार ने बंद रखे और जनता के दरवाजे भी सरकार ने बंद कर रखे और हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए। वहीं संयुक्त
मोर्चा तय कर ले तो दिल्ली की तरफ जाएंगे। और पुलिस के टेंट हट गए क्या, सारे बैरिकेडिंग हट गए तो क्या। राकेश टिकैत ने आगे के आंदोलन के सवाल पर कहा कि संसद में गल्ला मंडी लगेगी और सुप्रीम कोर्ट भी नज़दीक है और पार्लियामेंट भी है और यहाँ की मंडी धीरे धीरे बंद हो गई है, तो उम्मीद है कि दिल्ली में दाम अच्छे मिल जाएंगे। और उन्होंने रास्ता खोलने और रास्ता रोकने के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार बताया। और टिकैत ने आगे कहा कि 26 नवंबर तक का समय सरकार को दिया है, नहीं तो हम भी अपने टेंट रिपेयरिंग का काम करवाएंगे और 6 महीने की और तैयारी करेंगे और वापस जाकर क्या करेंगे। और उन्होंने कहा कि काले कानून मुर्दा हैं और जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो वापस कैसे जाएंगे। और वहीं राकेश टिकैत ने सरकार पर गुंडागर्दी का भी आरोप लगाया। टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करवाया और राजस्थान में जाट नॉन जाट करवाया, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा करवाया, हरियाणा में चौटाला परिवार तोड़ा और बिहार में लालू में परिवार को तोड़वाया और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार तोड़वाया। अगर आरएसएस का एक आदमी कहीं घुस जाता है तो परिवार को तोड़ देता है। और उन्होंने कहा कि टिकरी में जो फैसला लिया गया उससे हम सहमत है, लेकिन यहाँ हमने तो रास्ते खोल दिए और यहाँ मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहीं यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर पलटवार किया और साक्षी महाराज ने कहा कि राकेश टिकैत डकैत बन गए और उन्होंने कहा कि कदम के सामने कोई मंडी नहीं है तो फिर राकेश टिकैत कहां अनाज बेचेंगे। और राकेश टिकैत ने कहा था कि मंडी में भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए संसद में मंडी लगाएंगे। और राकेश टिकैत पर पलटवार करते हुए कहा कि अन्य लोग जहां अनाज बेचते हैं राकेश टिकैत भी वहां अनाज बेचे और सदन के सामने कोई मार्केट नहीं है, वहां कोई खरीदार नहीं है और अनाज मंडियां हैं, इसलिए मंडी में अनाज ले जाएं। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में लेकर जाएं अनाज, हमारी सरकार और प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें पूरी इजाज़त है। और वहीं लेकिन सदन लोकतंत्र का मंदिर है जहां कानून बनते हैं और वहां अनाज नहीं बेचा जाता है। और राकेश टिकैत ने आगे के आंदोलन के सवाल पर कहा कि संसद में गल्ला मंडी लगेगी और वहीं सुप्रीम कोर्ट भी नज़दीक है और वहीं पार्लियामेंट भी, यहाँ की मंडी धीरे धीरे बंद होगी, तो उम्मीद है। और आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा साक्षी महाराज ने। अन्य व्यक्ति वहां बेचता है जहां लोग खरीदार होते हैं। डकैत डकैत बन गए हैं, सदन के सामने कोई मार्केट नहीं है, वहां कोई खरीदार नहीं है। अनाज मंडी में इसके लिए मंडियां हैं, मंडियों में ले जाए, हिंदुस्तान किसी मंडी में ले जाए। अगर सदन भी अनाज मंडी होता तो प्रधानमंत्री, हमारी सरकार उनको अनुमति देती कि इस मंडी में अनाज लेकर के आओ। हदबंदी तोड़ी है, हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में जाकर के अनाज आप बेच सकते हैं। सदन लोकतंत्र का मंदिर है, वहां कानून बनाए जाते हैं। और वहीं यूपी में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी जमीन तलाशने में जुटी है और पार्टी पूरे प्रदेश में कई जनसभाएं भी कर चुकी है। और इसी क्रम में गाजियाबाद के घंटाघर में भी एक रैली का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और रैली के कार्यक्रम को आगे बढ़ा। और इस दौरान संजय सिंह ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अभी भी कोरोना की मार नहीं भूली है और राज्य की जनता गंगा में सड़ने और बहने वाली लाशों को नहीं भुलाया। और संजय सिंह ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग पहले से भी ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंच गया और इसके अलावा किसी भी राज्य को बनाने के लिए शिक्षा सबसे अहम मुद्दा होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार घटता जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि जब दिल्ली में चुनाव था तो आम आदमी पार्टी ने गाजियाबाद से ही दिल्ली के चुनाव की तैयारियां की थी और गाजियाबाद से ही तैयारी करते हुए दिल्ली की कुर्सी पर जीत भी हासिल की थी। और ऐसे में गाजियाबाद आम आदमी पार्टी के लिए खास मायने रखता है, लेकिन क्या जनता भी आम आदमी पार्टी की तरह सोचती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।
और वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्षेत्रीय बैठक करने आए केंद्रीय मंत्री और यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने स्वीकार किया कि आने वाले चुनाव में महंगाई और पेट्रोल की बड़ी कीमत मुद्दा होंगी और उन्होंने कहा कि ये मुद्दे जनता को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन जनता हमारी नीयत को जानती है। और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की बड़ी कीमतों से दाम बढ़े। और इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश यादव की तरफ से बार बार यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर जवाब देते हुए कहा कि नीरज मिश्रा हत्याकांड कन्नौज में हुआ था और इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वहीं अखिलेश के बार बार भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गोमती रिवर फ्रंट मामले में सीबीआई जांच करी और उन्होंने नाम ना लेते हुए अखिलेश के बयानों को निराधार बता दिया है। और वहीं एक तरह से यूपी प्रभारी बनने के बाद आज जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की, उससे लगता है कि बीजेपी मानकर चल रही है कि उसका यूपी में मुख्य मुकाबला सपा से ही होना है, इसलिए सपा प्रमुख को घेरना ही उचित रहेगा। और वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चंदे के लिए 5,000 रुपये न देने संबंधी अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि हम अपना मंदिर बनवाएंगे, उससे अच्छा मंदिर बनवाएंगे। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर हमने बिना नक्शा पास कराए मंदिर बनवाया, क्या उस पर बुलडोजर चलवा देंगे। और वहीं यूपी की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दे सकती है और सरकार दिवाली से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त विभाग ने जुलाई से बड़े 3% डीए और डीआर भुगतान के दस्तावेज भी तैयार कर लिए और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार अपने कर्मचारियों को दिवाली पर यह सौगात दे सकती है। और इस समय राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 28% की दर से डीए भुगतान कर रही है और 3% डीए बढ़ने से यह दर 31% हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में इजाफा हो सकता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर में से नकद देने का प्रस्ताव है और इसके अलावा जुलाई से सितंबर तक का पैसा एरियर के रूप में या भविष्य निधि खातों और अन्य बैलेंस शीट के जरिए दी जाएगी। अगर यूपी की योगी सरकार ऐसा करती है तो लाखों पेंशनरों को काफ़ी राहत मिलेगी। और वहीं जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों को 30 दिन का 6,908 रुपये बोनस मिल सकता है और वहीं बोनस का 25% भाग कैश और 75% जीपीएफ में भेजा जाएगा। और वहीं यूपी के मेरठ जिले में फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और स्थानीय लोगों की सजगता से एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब रहे। और आरोपी नकली सीबीआई अधिकारी बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे और आरोपी लूट में सफल भी हो गए थे, लेकिन लोगों की सजगता और पुलिस की सक्रियता के चलते एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस गैंग के अन्य लोगों की तलाश भी कर रही है। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो कभी सीबीआई तो कभी पुलिस तो कभी ड्रग्स इंस्पेक्टर बनकर व्यापारियों को लूटता है। और इन बदमाशों ने एशिया की सबसे बड़ी सोने की मंडी कही जाने वाली मेरठ में नकली सीबीआई ऑफिसर बनकर लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। और मेरठ में नकली सीबीआई ऑफिसर बनकर सरफरा बाजार में इन लोगों ने बागपत के व्यापारी को भरे बाजार में रोक लिया और बैग में ड्रग्स होने का अंदेशा जताते हुए तलाशी लेनी शुरू कर दी। और तलाशी के दौरान आरोपियों ने सोने से भरा बैग अपने पास रख लिया और मौके से रफा दफा होने लगे। और लेकिन लोगों को इस कथित ऑफिसर की करतूत पर शक हो गया और लोगों ने घेराबंदी शुरू कर दी। और वहीं जब पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घेराबंदी होते देख 2 बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन एक आरोपी को पकड़ लिया और वहीं पुलिस के हवाले भी कर दिया गया और आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये लोग महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं और पकड़े गए आरोपी का नाम सादिक है और सादिक के पास से मेरठ नंबर की बाइक भी बरामद हुई है। और पुलिस अधिकारियों की माने तो थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में हुई इस वारदात में एक आरोपी से लूटा सोना बरामद भी कर लिया गया और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर केस के अन्य साथियों की तलाश में भी जुटी हुई है। और इन लोगों ने अलग अलग जिलों में कई वारदात को भी अंजाम दिया और वहीं पुलिस के मुताबिक इस नूरानी गैंग के तार पुणे से जुड़े हुए हैं।
और वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सिरफिरे शख्स ने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, जब इस दौरान बीच बचाव करने उसके सास आए तो सिरफिरे पति ने अपनी सास पर भी जानलेवा हमला कर दिया और फिर फरार हो गया। और वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। और डीसीपी साउथ रवि कुमार ने बताया कि अनिल द्विवेदी नाम के शख्स ने अपनी पत्नी और सास पर हमला कर दिया और आपस में पति पत्नी का कुछ विवाद चल रहा था। और डीसीपी ने आगे बताया कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि पत्नी के गले में कट लगा हुआ है और उसकी मौत हो चुकी है। और वहीं सास को भी चोट लगी थी, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया और उनका इलाज भी चल रहा है। और रवि कुमार ने यह भी बताया कि हत्या करने वाला शख्स महिला का पति है, जो कि शराबी भी है। हालांकि पुलिस ने पति को हिरासत में भी ले लिया। वहीं आपको बता दें कि हरदोई के खरसोल निवासी अनिल द्विवेदी का विवाह काकोरी की प्रिया से हुआ था और ससुराल काकोरी के मल्हार गांव में है। और शुक्रवार देर शाम अनिल अपनी ससुराल में आया था और वहां उसकी पत्नी प्रिया से विवाद शुरू हो गया। जब विवाद बढ़ गया तो अनिल ने धारदार हथियार से पत्नी प्रिया की हत्या कर दी। और इस दौरान बीच बचाव में आई अनुसुईया आई तो सनकी ने सास पर भी हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। और घटना की जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों से प्रिया की मौत की पुष्टि होने पर और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहीं पंचनामे की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अनुसुईया को गंभीर अवस्था में ट्रामा सेंटर पहुंचा और थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने हत्यारोपी अनिल द्विवेदी को हिरासत में ले लिया। और जानकारी के मुताबिक मृतक प्रिया कुछ दिन पहले अपनी बेटी के संग मायके आई थी और करीब 6 दिन पहले अनिल काकोरी के मल्हार गांव में आया था और अपनी बेटी को वापस लेकर अपने घर हरदोई के खसरोल वापस चला गया था। इसके बाद शुक्रवार को फिर पत्नी के साथ अपनी ससुराल पहुंचा और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। अब वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज़ के साथ।